लास्ट क्लास तक हमने जो बात की थी वो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल तो है कि एफबीडी बनाइए, एफ बराबर एमए लिखिए और अपने सवालों को सॉल्व करिए। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात की थी जिसपे हमने तरह तरह के सवाल किए कि क्या संभव सवाल हो सकते हैं। अगली चीज जो हमें पढ़नी चाहिए वो एक तरीका उसका बताया था सिग्मा टी डॉट वी। टी डॉट वी का मतलब हर पॉइंट, हर पार्टिकल जिसकी आपने वेलोसिटीज मानी है और उसका जो टेंशन माना है, उनके बीच का एंगल देखिए। अगर वो जीरो है तो टीवी हो गया, अगर थीटा है तो टीवी कॉस थीटा हो गया, अगर अपोजिट है तो माइनस टीवी हो गया। लिखते जाइए सबको और सबका सम जीरो कर दीजिए तो उससे आपका आंसर हमेशा आ जाया करेगा। नाउ विल मूव फर्दर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब अगली चीज को, वेज कंस्ट्रेंट की। वेज कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, समझते हैं वेज कंस्ट्रेंट क्या है। वेज कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। वेज कंस्ट्रेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे थे। वेज कंस्ट्रेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम हमेशा उस पर काम कर रहे थे। जैसे मान लो ये एक सरफेस जमीन है, इस ब्लॉक है, ये ब्लॉक है यहां पर एम मास का, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन आप मानने को मैंने कहा तो किधर मानेंगे आप इसका एक्सेलरेशन? लेफ्ट या राइट मानेंगे, ऊपर नहीं मानेंगे। क्यों क्यों नहीं मानेंगे ऊपर? क्योंकि आपने कहा कि सर इस सवाल में अगर ये ब्लॉक इस वेज पर रहता है, अगर ये ब्लॉक इस वेज के कांटेक्ट में रहता है तो कांटेक्ट में रहने के लिए ये चल सकता है तो सिर्फ वेज के अलोंग चल सकता है। अगर इधर चलेगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। अगर किसी सवाल में कांटेक्ट छूट रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर इस पे ही चल रहा है, हमें पता है कि यही चल रहा है, तो अगर चलेगा उड़ेगा, तो अगर हमें दिख रहा है कि उड़ेगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, तो चलेगा तो लेफ्ट या राइट इसी रास्ते पे चलता रहेगा। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर अगर हमें ये पता है, अगर हमें ये पता है कि ये ब्लॉक हमेशा इस नीचे वाली सरफेस पे रहता है, हमें ये पता है कि ये नीचे वाली सरफेस पे रहता है, ये नहीं पता कि किधर जाता है, हमें ये पक्का यकीन है कि उड़ नहीं रहा है। अगर ये कहा गया है कि ये हमेशा इस वाली सरफेस पे रहता है ये ब्लॉक, तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर ब्लॉक इस सरफेस पे रहता है तो उस केस में हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन अगर होगा तो सरफेस के लेफ्ट, राइट, दाएं, बाएं जहां भी होगा तो इसके अलोंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पेन, बेटा अभी मैं कुछ भी करूंगा ये पेन मेरे हाथ में रहेगा, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा हाथ चलेगा और ये पेन उसके साथ चलेगा, ये मतलब है क्या? मैंने सिर्फ ये कहा कि पेन और हाथ पेन हमेशा हाथ के साथ रहेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के एक्सेलरेशन बराबर है, ये कह रहा हूं क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने तो करके दिखाया ताकि आप कंफ्यूज हो। मैंने जो बोला उस पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि पेन हमेशा हाथ पे रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि हाथ के जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहीं टच करता रहेगा। मैंने क्या कहा? हाथ पे रहेगा। तो क्या अभी भी ये हाथ पे है? क्या अभी भी ये हाथ पे है? इसका मतलब है कि अगर पेन हाथ पे रहेगा, और क्या अब ये हाथ पर है क्या? तो अगर पेन हाथ पर हमेशा रहना है, इसका सिंपल मतलब यह है कि पेन चले तो चले, लेकिन चले तो हाथ के ऊपर ही, सरफेस के अलोंग चले, उसके परपेंडिकुलर ना चले। और अगर परपेंडिकुलर इसको चलना है तो उतना ही चले जितना हाथ चला है, उतना ही चले जितना हाथ चला है। अगर ये ज्यादा चल जाता, ये कम चलता, तो क्या गैप आ जाता इनके बीच में? तो यहां पे क्या अलग अलग चल सकते हैं क्या दोनों? हॉरिजॉन्टल में क्या दोनों अलग अलग चल सकते हैं? पेन अलग चल रहा है, हाथ अलग चल रहा है, चल सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे सेम चलना पड़ेगा। क्यों सेम चलना पड़ेगा? अगर सेम नहीं चलेंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे रह जाएगा। तो आपने इस बात को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक बात बोलेंगे, सर कुछ भी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये पेन आपके हाथ में रहे तो आप ये चाहते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ पेन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन इन दैट डायरेक्शन। यानी दोनों की एक्सेलरेशन इस दिशा में बराबर होने चाहिए। इस दिशा में अलग अलग हो जाए तो चलेगा क्या? इस दिशा में अलग अलग हो जाए, अलग अलग चल सकते हैं क्या इस दिशा में? तो इस दिशा में अलग अलग चल सकते हैं, पर इस दिशा में अलग अलग नहीं चल सकते अगर ये कहा गया है कि पेन को हाथ पे रहना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि इफ टू सर्फेसेस वांट्स टू बी इन कांटेक्ट ऑल द टाइम, then their acceleration along common normal must be same। उनके एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन नॉर्मल मतलब यही नॉर्मल की दिशा, इसके अलोंग सेम होना चाहिए। बाकी इसके अलोंग अलग अलग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस दिशा में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इस दिशा में अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा? कांटेक्ट छूट जाएगा। इस दिशा में अलग अलग हो सकता है क्या? इस दिशा में दिख रहा है आपको अलग अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इस दिशा में अलग हो सकता है, इस दिशा में अलग हो सकता है, पर इस दिशा में अलग नहीं हो सकता। इसी का नाम वेज कंस्ट्रेंट है। क्या कहता है कि अगर टू सर्फेसेस, जैसे ये M1 है और ये M2 है,
अगर ये इनको कोई भी ले जा रहा है कहीं पे, कैसे भी ले जा रहा है, चाहे दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ये तिरछे मिर्चे चल रहे हैं, अगर हमें कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, हमेशा कांटेक्ट बना रहेगा, तो मैं कहूंगा कि इनका कुछ भी वेलोसिटी हो, कंस्ट्रेंट रिलेशन हमेशा वेलोसिटीज में होता है, इनका कुछ भी रिलेशन हो, इस लाइन के अलोंग जितनी इसकी वेलोसिटी हो उतनी ही इसकी होनी चाहिए, तभी इनका कांटेक्ट बना रहेगा। इस दिशा में अलग अलग हो सकती है क्या? इस दिशा में अलग अलग हो सकती है, पर इस दिशा में सेम होनी जरूरी है। तो क्या बोलेंगे अपन, लिखते हैं, when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact, when two surfaces are in contact and they remain in contact, और ये बोला गया है कि वो कांटेक्ट में रहती हैं, two surfaces are in contact and then they remain in the contact, then their velocities along the common normal must be same. पक्का? जैसे इसी सवाल में अगर दिया गया होता कि m1 की वेलोसिटी इधर की तरफ है v1 एट एन एंगल θ1 और m2 की वेलोसिटी इधर की तरफ है v2 एट एन एंगल θ2, v2 एट एन एंगल θ2, इसी सवाल में, और हमने कहा कि कांटेक्ट नहीं छूट रहा है, कांटेक्ट नहीं छूट रहा है का क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश करिए। हमें कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम हमेशा, वहां पर हमें v1 के कंपोनेंट किया, इधर आया v1 cos θ1, इधर आया v1 sin θ1, इसका किया तो इधर आया v2 cos θ2 और इधर क्या आया v2 sin θ2। ये दोनों बराबर होने जरूरी है क्या? ये दोनों बराबर अलग होंगे तो भी चल जाएगा, हाथ स्लिप करते रहेंगे पर रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग चल सकते हैं, पर इस दिशा में अगर अलग चलते तो गैप बन जाता ना इनके बीच में, तो इस दिशा में सेम होने चाहिए। तो क्या कंडीशन आ गई यहां पर, v1 sin θ1 इज इक्वल टू v2 sin θ2, उतार लीजिए, v1 sin θ1 is equal to v2 sin θ2। v1 sin θ1 is equal to v2 sin θ2। इस बात को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस से 99% अपने आप सही हो जाता है। जब हमने वो वेज के ऊपर ब्लॉक सवाल वाला किया था तो आपने खुद ही कह दिया था कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज पर बैठकर उसी के अलोंग होगा, वही मतलब तो है, वही सेम बात है कि वेज पे बैठकर अगर ब्लॉक को देखेंगे तो वो उसी के अलोंग चल रहा होगा, वही बात है। यानी इस रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा मैथ्स याद करने की जरूरत नहीं है, जब कभी फंस जाए तब इस्तेमाल कर सकते हैं। 99% केसेस में हमें ये नहीं भी पता होगा, फिर भी कॉमन सेंस से हम आंसर बता सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, कॉमन सेंस से हम आंसर बता सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। लेट्स ट्राई इट, हम इस तरीके से बार बार करेंगे, पर हम पहले कॉमन सेंस से सोचेंगे कि क्या हो रहा होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे पास ये सवाल है, ये इरोडो का सवाल है, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये हमारे पास एक ब्लॉक है, जो रॉड है, जो ग्रूव में ऊपर नीचे चल सकती है, यानी इसके सामने इधर दो दीवारें बना दी गई हैं ताकि वो दाएं बाएं ना जा पाए, चलने का अधिकार इसको किधर है, ऊपर नीचे। क्लियर है क्या मेरी बात? इसके नीचे यहां पर एक वेज रखा हुआ है, एक वेज रखा हुआ है, ये वेज है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। क्लियर है? जमीन पर। अच्छा बताइए, अब आपको कम से कम पहली बात समझते हैं, अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी माननी पड़ेगी तो किधर मानूंगा, नीचे या ऊपर ही मानूंगा, दाएं बाएं तो चल ही नहीं सकता, और ये पता है कि वेज उड़ेगा तो है नहीं, तो वेज की वेलोसिटी मानूंगा तो किधर मानूंगा, लेफ्ट राइट ही मानूंगा। क्लियर है? तो उसने मुझसे कहा, और साथ में ये इसके ऊपर हमेशा बना रहेगा क्या, ये इसके ऊपर टिका हुआ है तो इसके ऊपर बना रहेगा हमेशा, तो हमने पहली इसकी वेलोसिटी मानी v1, ये भी वेज कंस्ट्रेंट ही है, क्योंकि आपने कहा जमीन पे रहना है तो इसकी वेलोसिटी जमीन के अलोंग होनी चाहिए, क्योंकि जमीन की इस दिशा में वेलोसिटी 0 है तो इसकी भी इस दिशा में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। सिमिलरली हमें पता है कि ये इसके कांटेक्ट में रहना है और ये दीवारें लेफ्ट राइट नहीं जा रही हैं तो इसको भी लेफ्ट राइट नहीं जाना चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी आपने नीचे मान ली v2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वो बोल रहा है कि v1 और v2 में संबंध बताइए, क्योंकि अभी हमने यूज नहीं किया कि ये इसके ऊपर हमेशा बना रहेगा।
अब V1 V2 में संबंध बताइए। अगर आपको कंस्ट्रेंट फंस्ट्रेंट नहीं बताया होता, अब आपको नॉर्मल सवाल है कि इसको इधर खींचेंगे, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इसको इधर खींचेंगे तो ये नीचे आएगा? वो सवाल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि इसको अगर V1 खींचा तो ये कितना नीचे आएगा, इसके बारे में पता लगाना है। तो अगर मैं मान लीजिए बिल्कुल भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मुझे कोई कंस्ट्रेंट फंस्ट्रेंट नहीं पता है, हाँ मतलब कॉमन सेंस की चीजें पता है मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन की कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, सब फंडे नहीं पता है, पर इतना तो पता है कि जब ये इधर चलेगा तो यहां जगह बनेगी तो उतरेगा। ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भैया जब ये इधर चलेगा तो नीचे यहां अगर इसको ना हिलाते तो यहां पे ये इधर आ जाता तो ये जगह बन जाती ना, और फिर इसको छोड़ोगे तो ये नीचे गिर जाएगा। अरे क्या समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि आपने कहा कि सर जब इसको आप खिसकाते हैं तो यहां पे जगह बनती है, जितनी जगह बनेगी क्या वो उतना ही उतरेगा? क्या वो उतना ही उतरेगा? तो अब इसको थोड़ा मोटा मोटा करने की जगह मैंने पतला पतला बना लिया, एक लाइन बना ली और ये वेज बना लिया, चलेगा क्या? अरे इसको वेज को बना लिया और ये लाइन बना ली रॉड को। अरे चल रहा है क्या? ताकि दिखाई दे जाए ये आपका वेज है और ये आपकी रॉड है। अब मुझे बताइए कि वेज अगर आपका आगे बढ़ जाएगा तो वेज आपका क्या यहां आ जाएगा ऐसे? वेज अगर यहां पे आ जाएगा, वेज कितना चला है? क्या ये वेज चला है? अरे बताइए, क्या ये वेज चला है? क्या यही है वेज चला है? अरे हर जगह बराबरी तो, ये थोड़ी कि हर जगह बराबरी तो चलेगा, यही वेज चला है। दिख रहा है क्या आपको? अब बताइए, यहां पर ये वेज इतना चल रहा है, ये वेज इतना चला है, अब बताइए रॉड कितनी नीचे आएगी? ये रॉड है वेज, पहले ये सफेद वाला वेज था, अब ये ग्रीन वाला वेज है, तो वेज इतना आगे बढ़ा है तो रॉड के पास कितनी जगह? ये जगह है क्या? तो रॉड कितना नीचे उतरेगी? जितनी जगह दिखाई दे रही है, पक्का दिखाई दे रहा है, तो ये रॉड उतरी। अरे चेक करिए, रॉड कितनी उतरी उसको नाम दे रहा है V2। रॉड जितना उतरी है उसका नाम क्या दे रहा है? V2। और ये जितना चला उसका क्या नाम दे रहा है? V1। तो क्या ये लंबाई ये चला है? अरे बताइए, एक सेकंड में मान लेते हैं, एक सेकंड में ये इतना चला है, तो क्या ये लंबाई V1 है? ये लंबाई क्या दिख रही है? V2 है। ये V1 है। V2 और V1 कैसे है? दिखाई दिया आपको, जगह बनेगी तो नीचे उतरेगा, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और क्या ये एंगल थीटा ही है? क्या ये एंगल थीटा ही है? दिख रहा है क्या आपको? क्या ये एंगल थीटा ही है? दिख रहा है? तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आ गया रिलेशन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू V2 बाई V1। टेन थीटा इज इक्वल टू V2 बाई V1। इसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कॉमन नॉर्मल फॉर्मन नॉर्मल, कुछ भी नहीं पता था, मेरा सिर्फ दिमाग ये काम कर रहा था, जगह मिलेगी तो नीचे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेन थीटा कितना आ गया? V2 बाई V1। अब अगर हम हमने जो सीखा है उस फंडे से करना चाहें, ताकि कभी आप इतना सोच ना पाए, कॉमन सेंस ना काम कर पाए, तो मेथड्स काम करने चाहिए। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी थी? V2। इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी थी? V1। क्या इनका कॉमन नॉर्मल ये है? क्या यही है इनका कॉमन नॉर्मल? इस सरफेस के कॉमन नॉर्मल, यही कॉमन नॉर्मल है। दिख रहा है? ये एंगल कितना है? तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? आता है ना हमें ये बात, ये एंगल थीटा होगा। अरे चेक करिए, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अरे बताइए, तो क्या ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा? 90 माइनस थीटा। क्या यही है कॉमन नॉर्मल? क्या कॉमन नॉर्मल यही है? बताइए, V2 का कौन सा कंपोनेंट है कॉमन नॉर्मल के अलावा? V2 का कौन सा कंपोनेंट है कॉमन नॉर्मल के अलावा? V2 cos थीटा, V2 cos थीटा, ये कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है। V1 का कौन सा कंपोनेंट है कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग? V1 cos 90 माइनस थीटा विच इज V1 sin थीटा। तो क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? यही सीखा था ना हमने पिछली बार। तो इससे क्या आ गया? V2 cos थीटा बराबर V1 sin थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया? क्या हमें सेम रिलेशन मिल गया? तो अगर आप चाहें, मतलब मैं अपने बचपन में मुझे नहीं बताया था किसी ने कंस्ट्रेंट फंस्ट्रेंट क्या होता है, वेज कंस्ट्रेंट, पर इतना तो समझ में खुद आता था कि रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है, और इतना समझ में आता था कि जितनी जगह बनेगी उतना नीचे आएगा। हमें ये फॉर्मूले नहीं बताए गए थे, पर हम ये सारे सवाल कर लेते थे। द रीजन क्योंकि हमें ये पता था कि यार ये चलेगा, वो जितनी जगह बनेगी उतना ही उतरेगा। तो आप ये मेथड या ये मेथड जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? उतार लीजिए, दोनों मेथड उतारिए और प्रॉपरली लिखिए अपनी भाषा में कि क्या किया है आपने, क्योंकि तभी बैठेगा, नहीं तो दिमाग में नहीं बैठेगा। दिमाग में तभी बैठेगा जब आपने सोचा समझा कि हुआ क्या है।
एक मेथड है कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटीज बराबर करनी है, वेलोसिटीज में रिलेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशंस में भी रिलेशन आ जाएगा। और एक मेथड है कि जगह होगी तो चलेगा, सिंपल सी बात है, जितनी जगह उतना चलेगा। जितनी जगह होगी उतना चलेगा। क्लियर है? गुड। अगला सवाल। अब सवाल करना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से करिएगा, हर सवाल ध्यान से करिएगा कि क्या हो रहा है इस सवाल। ये एक एलिवेटर है, ये एक एलिवेटर है, यहां पर एक पुली लगी हुई है, यहां पर एक ब्लॉक है मास m का, और यहां पर एक ब्लॉक है मास 2m का, 2m का। क्वेश्चन है, ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है g/4 से, ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है g/4 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूछा गया है ये जो रॉड यहां पर बंधी हुई है इसमें टेंशन बताइए, इसमें टेंशन कितना है, टेंशन कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इस रॉड में कितना टेंशन है ये पूछा गया है, पक्का? इस रॉड में कितना टेंशन है? अब ध्यान से सुनिए, जब आपके पास सवाल आता है तो आप पहले ये सोचते हैं कि मैं इस सवाल को, अगर नॉर्मल सवाल है तो इतना नहीं सोचते हैं, पर अगर कोई चलती हुई चीज में कोई चीज चलती हुई है, चलती हुई चीज में कोई चीज चल रही हो, तो आप हमेशा पहला दिमाग आपका ये आना चाहिए कि मैं इसको कहां से देखना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए हमसे कहां से देखें, कि आपका मन कर रहा कहां से देखना चाहते हैं? ग्राउंड से? और बताइए किसी को एलिवेटर से देखने का मन है? एलिवेटर से। तो हम दोनों तरीके से देख लेते कि ग्राउंड से देखते तो क्या होता, एलिवेटर से देखते तो क्या होता, आंसर सेम ही आना चाहिए। फिर आप, जब मैं दोनों तरीके कर दूंगा तो आप अपने मन में डिसाइड करेगा यार ये वाला घटिया था इसमें मेहनत ज्यादा पड़ रही है, ये वाला आसान था इसमें मेहनत कम पड़ रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका ही चॉइस डेवलप आपको करना पड़ेगा। आप किसी भी सवाल को ग्राउंड से भी कर सकते, ग्राउंड से करोगे तो ईडो सीडो फोर्स नहीं होगा सेम सवाल में, और किसी चलती हुई चीज से करोगे तो सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा सेम सवाल में, क्योंकि सूडो फोर्स सवाल पे डिपेंड नहीं करता, सूडो फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहां से सवाल को देख रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहले ग्राउंड से सॉल्व करते हैं, तो हम ये ग्राउंड से मतलब जैसे आप है, जो आपको दिख रहा है वहीं से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी ग्राउंड से। क्लियर है क्या मेरी बात? अब ग्राउंड से मेरे को क्या दिखाई दिया, मैंने कहा माना स्टेप 1 क्या होता था, एक्सेलरेशंस मानना। स्टेप 1 क्या होता है, एक्सेलरेशंस मानना। तो हमने इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना a1, इसका ऊपर की तरफ कितना, a1 बिल्कुल नहीं, क्योंकि रटाया मैंने तब था जब पुली रुकी हो, आपको लिखवाया था यार मैंने कि एटवुड मशीन मग्घा मारोगे, क्योंकि दिखेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि दिखता तो तुम्हें सब कुछ रुका हुआ है, तो तुम्हें लग नहीं, तुम्हें दिख थोड़ी रहा कि एलिवेटर चल रहा है, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है, असली में थोड़ी दिख रहा है। क्या बोला, मेरी बात समझ में आ रही है? तो एटवुड मशीन, मैंने पुली रुकी हुई कहा था, तब कहते थे कि जितना ही नीचे उतना ही ऊपर। अगर पुली रुकी हुई दिखे, क्या तुम्हें पुली रुकी हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। अगर आना भी होगा तो आ जाएगा, मुझे क्या पता, पर एक केस में ही रटाया है मैंने सिर्फ आपको। अगर पुली रुकी हुई है तब कह सकते हो एक ही रस्सी है, एक ब्लॉक इधर है एक ब्लॉक इधर है, तो जितना ये नीचे उतना ये दाएं, या जितना ये नीचे उतना ये ऊपर, तब कह सकते। सिर्फ एक केस में याद कराया है, बाकी केसेस में कोई रीजन नहीं है तुम्हारे पास याद करने का। अब आपने मान लिया इसका A2 इसका A1, क्या मेरी बात समझ में आई? स्टेप 1 क्लियर, पक्का? अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहती है, प्लीज गलत मत करिएगा। ये दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, पहला टुकड़ा किसके बीच में है, M और पुली के बीच में। आप ग्राउंड से ही कर रहे हैं सब कुछ, M और पुली के बीच में। M क्या कर रहा है, कितने से, तो -A2। पुली क्या कर रही है, बढ़ाना चाहिए, कितने से, G/4 से। क्या आपको दिखाई दिया कि पुली G/4, अगर सिर्फ इस रस्सी के टुकड़े को देखिए, किसके बीच में बंधा हुआ है ये, पुली और मास में। मास A2 से जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, पुली G/4 से जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। क्या पुली छत के साथ ऊपर जा रही होगी, तो पुली कितने से जा रही है ऊपर,
G/4 से। तो ये गैप को क्या, इस वाले गैप को क्या करना चाहेगी, कम कीप करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी। तो प्लस G/4 लिख दूं क्या, प्लस G/4। अब आते इस टुकड़े को देखते हैं, इस टुकड़े को देखते हैं। अरे समझ में आया पक्का। यहां पे क्या होता है, यहां पे वर्चुअल वर्क वाला मेथड में आपकी बाट लगती है, कुछ गलत कर देते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या गलत करते हैं, भी समझाता हूं। जो T.V वाला मेथड है, इसीलिए मैं फंडामेंटल मेथड पे हमेशा भरोसा रखता हूं, वो कभी गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होता। उसमें भी गलत नहीं होगा, पर उसमें तुम गलत कर देते क्योंकि तुम्हारी आदत अलग होती है। भी दिखाता हूं, -A2 + G/4 सही लिखा क्या। अब आते हैं इस टुकड़े पर। इस टुकड़े में ये क्या करना चाह रहा है, कितने से, प्लस A1 से। बहुत बढ़िया। और वो पुली क्या करना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, कितने से, G/4 से। तो क्या आपकी ये इक्वेशन आ गई बराबर 0, यानी आपके पास इक्वेशन आ गई A2 - A1 = G/2। चेक करिए, A2 - A1 = G/2, इक्वेशन नंबर 1। A2 - A1 = G/2, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन लिखते हैं। 2m पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, 2mg नीचे और T ऊपर, और कोई फोर्स, क्यों स्यूडो फोर्स, क्यों लिफ्ट का सवाल है, स्यूडो फोर्स। लिफ्ट के सवाल से थोड़ी मतलब होता है, तुम कहां से देख रहे हो, तुम ग्राउंड से देख रहे हो ना, तो स्यूडो फोर्स नहीं आएगा, रियल फोर्स, क्योंकि आपके लिए न्यूटन लॉ सही है, F = ma है। जो कहीं और से देखेगा उसके लिए न्यूटन लॉ गलत है। न्यूटन लॉ जब गलत होता है तब हमें लगाना पड़ता है स्यूडो फोर्स। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे बेटा इसके ऊपर, फोर्सेस क्या नीचे की तरफ जा रहा है, 2mg - T = 2ma1। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए बताइए, T - mg = ma2। अरे चेक करिए, हमें क्या निकालना है, उस वाली जगह टेंशन। पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, पुली मासलेस होती है। अरे पुली हमेशा क्या होती है, मासलेस। तो अगर यहां T है, यहां 2 है, तो हमारा आंसर 2T हो गया। तो आंसर तो हमारा क्या होने वाला है, आंसर हमारे पास होने वाला है 2T। क्या पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो पुली को नीचे TT से खींच रहे हैं, तो ऊपर वाला फोर्स पुली का कितना होना चाहिए, 2T। तो आंसर क्या हो गया, 2T। क्या क्लियर है ये बात। क्या करना है इन सवालों में, अब हमें सॉल्व करके T निकालना है। तो कई बार ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैथमेटिक्स सॉल्व करते समय आप अपना एम क्लियर रखिए कि निकालना क्या है, क्योंकि कुछ और निकाल दे टाइम बर्बाद होगा। जो निकालना है वही निकालें। क्या निकालना है आपको, T निकालना है। तो हमें ना A2 चाहिए, ना A1 चाहिए, हमें T चाहिए। तो मैंने क्या किया, इधर 2m का भाग दे दिया और इधर m का भाग दे दिया, और इन दो इस इक्वेशन से इसको घटा दिया ताकि A2 - A1 मिल जाए। अरे क्या दिख रहा है क्या आपको, सीधे मेरा T निकलेगा। क्या किया मैंने, इसमें 2m का भाग दे दिया, इसमें m का भाग दे दिया, फिर इससे इसको घटा दिया, तो राइट साइड में क्या आएगा, A2 - A1, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। क्या किया, समझ में आया मेरी बात। तो मैंने क्या किया देखिएगा, इस थर्ड इक्वेशन में m का भाग दिया, सेकेंड इक्वेशन में 2m का भाग दिया, और थर्ड से सेकेंड को घटा दिया। अरे दिख रहा है। तो राइट साइड में क्या आया, G/2। तो तेज काम करेंगे, A2 - A1 आया, जिसकी वैल्यू कितनी है, और लेफ्ट साइड में क्या है, क्या किया था, इसमें किया था T/m - G -G -T/2m। अरे चेक करिए, क्या ये सही लिखा हमने। तो इसको सॉल्व करके अब देखते हैं क्या आ गया। तो T/m यहां है, ये -G हो जाएगा -2G। अब कैलकुलेशन थोड़ी करनी आनी चाहिए। -2G उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5G/2। अबे -2G उधर जाएगा तो +2G होगा, 2G और हाफ G कितना हो गया, 5G/2। और इधर क्या, T/m + T/2m आएगा। ये क्या आ गया, 3T/2m। T/m + T/2m कितना बन गया, 3T/2m। तो क्या आ गया हमारे पास, 3T/2m = 5G/2। तो टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास, अरे बताइए कितनी आ गई, टेंशन की वैल्यू आ गई 5 mg/3। दिस इज द आंसर ऑफ टेंशन। तो हमारे सवाल का आंसर 10 mg/3 हो गया, 10 mg/3 हो गया। ये हमने कहां से सेम सवाल को किया, ग्राउंड से, ग्राउंड से किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ग्राउंड से किया। क्या आंसर आ गया हमारे पास,
10 mg/3। क्या आपको ये क्लियर है ये सारी बातें? सक्षम g/4 कैसे आए? ये क्या बकवास है? कल हमने बात की थी, ये पुली है, पुली कितने से ऊपर जा रही है? g/4 से। m कितने से ऊपर जा रहा है? A2 से। तो ये क्या आप देख रहे हैं, पुली तो छत से बंधी है ना, छत अगर g/4 से जा रही है तो पुली भी g/4 से जा रही होगी। तो पुली और ब्लॉक को देखना, सिर्फ पुली ब्लॉक को देखना, सब देखना भूल जाना, सिर्फ पुली ब्लॉक। जब इस रस्सी को देखेंगे तो इस किसके बीच में है? इस पुली और इस ब्लॉक के। तो इस पुली और ब्लॉक के बीच को देखना है। तो ब्लॉक क्या कर रहा है? कम कर रहा है A2 से, पुली क्या कर रही है? g/4 से बढ़ाने की कोशिश करी। क्लियर है? अब आया इसी सवाल को। अब क्या होता है कि इतनी मेहनत करने में लोगों को हालत खराब होती है, इसलिए सर लिफ्ट वाले सवाल में लगता है, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लिफ्ट वाले सवाल में हमेशा स्यूडो फोर्स लगता है, पर ऐसा है नहीं। अब आया उस बच्चे ने कहा कि सर हम इस सवाल को, यही सेम सवाल है, ये g/4 से जा रहा था, ये 2m है, ये m है। अब हम यहां पर चिपक कर देखेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यहां पे चिपक के देखेंगे। अब हम यहां पे सवाल वही है, अब हम सवाल यहां से चिपक के देखेंगे। अब यहां से चिपक के जैसे देखोगे, क्या आपको दिख गया कि पुली रुकी हुई है? क्या आपको दिख गया पुली रुकी हुई है? रुकी पुली में तो बहुत जीवन आसान होता है, एटवुड मशीन तो बहुत सिंपल होती है। तो आपने कहा माना ये ए से नीचे आएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा, ए से नीचे आएगा तो ए से ऊपर आएगा। इसमें आपको कोई कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंस्ट्रेंट आपने याद कर रखा है। एक केस में ही कंस्ट्रेंट याद कर रखा है, सिंगल रुकी हुई पुली से 2 ब्लॉक लगे हो तो एक अगर ए चलेगा तो दूसरा भी ए चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने कहा अब हम इनका FBD बनाते हैं। 2m पे क्या क्या फोर्स है? 2m पे क्या क्या फोर्स है? नीचे की तरफ है 2mg, T ऊपर पर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कितना होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2m। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, जो आपको दिखाई दे रहा हो इस चिपके हुए ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, g/4। किधर? एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? अपोजिट। नीचे कितना भूल गया मैं? 2m मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना? g/4। तो एक और फोर्स लग गया 2m g/4। एम आई राइट? ये मैंने थोड़ा टूट करके दिखा दिया ताकि हमें पता चले कि असली फोर्स नहीं है। अब इसकी इक्वेशन लिख दी। क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन बताइए? 2mg प्लस 2m g/4, बताइए, माइनस t बराबर 2ma। अरे सही है। अब आए इसके ऊपर क्या क्या फोर्स है? mg नीचे, t ऊपर, स्यूडो फोर्स नीचे। स्यूडो फोर्स कितना? mg/4। तो इसकी इक्वेशन मैं सीधे लिख रहा हूं, t माइनस mg/4 बराबर ma। अरे चेक करिए, t माइनस mg/4 बराबर ma। इज इट क्लियर? हमें क्या निकालना है सवाल में? टेंशन निकालना है। तो 2m का ऊपर से भाग दे देते हैं। अरे 2m का ऊपर भाग दे देते हैं और इसमें m का भाग देते हैं। दोनों a हो गए क्या? अरे दोनों बराबर a हो गए क्या? उधर 2m का भाग दे के इधर m का भाग दे के दोनों तरफ a हो गया। इक्वेट कर दे, इधर भाग दिया तो क्या आया? g प्लस g/4 माइनस t/2m बराबर t/m माइनस g/4। अरे चेक करिए, पक्का? अब उसको इधर ले आए, ये क्या बन गया? 5g/4। अबे g प्लस g/4 कितना होता है? 5g/4। वो भी 5g/4। इधर आ गया तो कितना हो गया? 5g/2। अरे कितना हो गया? 5g/2। तो 5g/2 और वो हो गया 3t/2m। अभी जितना देर में करेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 2 से 2 कैंसिल, t कितना आ गया? t कितना आ गया? 5 mg/3। अगेन द सेम आंसर, अगेन द सेम आंसर। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 5 mg/3। अगेन वी गॉट द सेम आंसर। डिड यू गेट इट? अब आपका चॉइस है बेटा, वो मैं नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। सबको, अब सब आदमी अलग अलग हैं, सबको साइकिल चलाना सिखाया जाता है, पर सबके चलाने के तरीके अलग ही अलग होते हैं, थोड़े थोड़े।
सब कुछ अलग अलग तरीके से ही कुछ कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको मैंने सारे तरीके बता दिए, आपको कौन सा तरीका सही लगे वो आप अपना इस्तेमाल करिए, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। आप सवाल में स्यूडो फोर्स से डरते हो तो आप सारे सवाल जमीन से करिए, पर उसमें कंस्ट्रेंट प्रॉपरली लगाइए। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आप स्यूडो फोर्स से नहीं डरते हैं तो भी बढ़िया, तो आप ऐसे कर लीजिए, ऑब्जर्वर देखिए पहले, लेकिन पहले ऑब्जर्वर डिफाइन करिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो आपको जो दिख रहा है उसका मतलब है वहां से स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जहां से दिख रहा है सवाल जमीन से दिख रहा है, क्योंकि आप जमीन पे बैठे हुए। पक्का? अगेन वी गेट द सेम आंसर। पक्का? गुड, क्लियर है? अब स्यूडो फोर्स में गलती नहीं होनी चाहिए, स्यूडो फोर्स एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कुछ नहीं होता, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब क्या हुआ, इसमें जब आप बैठ गए, अरे सुनिएगा मेरी बात, इसमें जब आप बैठ गए तो इसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है? 2mg नीचे, 2mg 4/4 नीचे। तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो 2m इंटू 5g/4 लग रहा है। अरे बताइए, 2m इंटू 5g/4 लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इफेक्टिव ग्रेविटी जो हो गई है, ग्रेविटी की वैल्यू 5g/4 हो गई है। अरे समझ में आ रहा है? इसी को लोग कहते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी। हम आएंगे उन टर्म्स को भी समझेंगे, पर वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसे। क्लियर तरीका समझ में आ गया आपको? ईदर यू आर गोइंग टू अप्लाई स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट और यू आर गोइंग टू अप्लाई इट फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज एंटायरली योर चॉइस कि हाउ यू आर गोइंग टू परस्यू दिस क्वेश्चन। ड्राइविंग फोर्स कॉन्सेप्ट देखिए, पुली क्यों बनाई गई? हमेशा हम पढ़ते, आपको लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। सब काम की चीजें तभी हमें पढ़ाई जा रही है। पुली क्यों बनाई गई? What was the reason behind making a pulley? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ था यहां पर, मैं भी जमीन पर हूं, मुझे इस बॉक्स को ऊपर उठाना है, मेरी बात समझ में? पत्थर है बड़ा सा, मुझे इस पत्थर को ऊपर उठाना है। अब या तो मैं रस्सी से इसको, पत्थर को रस्सी से यहां मैंने बांध दिया और ऐसे करके मैं उठाऊं। अरे समझ में आ रहा है? पर इसकी एक लिमिट होगी, मैं यहीं तक उठा पाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं आ रहा उसके ऊपर। पक्का? तो पत्थर को मैं ऊपर उठाने में मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है कि ऊपर ले जाना है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उतनी ही मेहनत करूं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उठाना मुझे ही कोई आएगा नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मेहनत तो मैं उतनी ही करूं उठाने के लिए, लेकिन ये ऊपर जितना चाहूं उतना उठा ले जाऊं। तो हमने क्या किया, इससे रस्सी निकालकर उधर से बांधकर पुली से डालकर इधर ले आए। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा हुआ कि मैं जो यहां फोर्स डेवलप कर रहा हूंगा, पुली क्या करेगी, जो मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूं, आसान है ना इस तरह नीचे खींचना। अरे ऐसे खींचना मुश्किल है, अगर इसी को ऐसे खींचना तो आसान है। तो जो फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं यहां पर, वो हमारे ब्लॉक को ऊपर फील दे दे। अरे दिख रहा है कि आपको? तो ब्लॉक को ऊपर चला दे। तो यानी कि पुलीज आर मेंट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली। मैं नीचे खड़ा हुआ था, छत पर कोई दूर सामान रखा हुआ था, जैसे ये मैं यहां पर एक ब्लॉक रखा था, मैं यहां नीचे खड़ा हुआ हूं। मैंने कहा इस ब्लॉक को खींचना है मुझे आगे की तरफ, तो मैंने कहा मैं या तो छत पे जाऊं फिर खींचूं, तरीका नंबर 1। तो हमने कहा यार मैं इधर ऐसे खींचना चाहता हूं, पर मैं तो यहां खड़ा हूं, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो किसी ने कहा एक काम करते हैं, पुली लगा देते। पुली से क्या होगा, तुम इधर खींचोगे तो जो एफर्ट तुम यहां मार रहे हो, वो ये पुली दिशा बिना वैल्यू बदले, जो टी यहां डेवलप होगा वही टी यहां जाता है, बिना वैल्यू बदले जो तुम्हारी मेहनत है वो सारी मेहनत यहां पहुंच जाएगी और इसको खींच ले जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का क्या मतलब है? ड्राइविंग फोर्स का मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहां पर एक ब्लॉक है मास m का, और यहां पर एक ब्लॉक है मास 2m का। ठीक है, किसी ने पूछा कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन, निकाल के दिखाइए इसका। तो आपने अभी क्या किया, इसका a माना, इसका a माना। अरे चेक करिए, अब मैं यहां पे इसको सिंगल एटवुड मशीन, मैंने कहा यार इसको ग्रेविटी कह रही है नीचे इधर लाने के लिए, 2mg का फोर्स इधर खींच रहा है,
इधर खींच रहा है mg का फोर्स, mg का फोर्स इधर खींच रहा है, दिख रहा है क्या आपको? तो ओवरऑल ये ऐसा मोशन कराना चाहता है कौन? 2mg, और ऐसा मोशन कौन कराना चाहता है? mg। कौन जीतेगा? 2mg। तो ये इधर खींचेगा, तो यानी नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया 2mg माइनस mg। या तो ये ऐसा मोशन कर सकता था या ऐसा मोशन कर सकता था। इधर नेट ड्राइविंग, जबकि दोनों फोर्सेस नीचे हैं, घटा नहीं सकते, पर फीलिंग दूसरे तरीके से, या तो मोशन यू हो सकता है या तो मोशन यू हो सकता है। कौन इधर कौन कराना चाहता है और इधर कौन कराना चाहता है? mg। तो कौन जीतेगा? तो हमने कहा नेट ड्राइविंग फोर्स इस तरफ, नेट ड्राइविंग फोर्स, ये कोई न्यूटन्स लॉ नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल न्यूटन्स लॉ। दो फोर्स नीचे हैं, घट नहीं जाएंगे, ये एक तरीका है सोचने का। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या इस तरफ है? कितना है नेट ड्राइविंग फोर्स? mg। और कितना मास खींचा चला आ रहा है? 3m। डिवाइड बाई 3m इज द आंसर ऑफ एक्सिलरेशन। डिवाइड बाई 3m इज द आंसर ऑफ एक्सिलरेशन। तो आंसर ऑफ एक्सिलरेशन क्या आ गया हमारे पास? g/3। एक्सिलरेशन आ गया g/3। क्या मेरी बात समझ में आ रही? नॉर्मल हम करते तो कैसे करते? 2mg माइनस टी बराबर 2ma। अरे चेक करिए, t माइनस mg बराबर ma, इनको जोड़ते तो mg बराबर 3ma। अरे चेक करिए, तो a बराबर क्या था? g/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? g/3। ड्राइविंग फोर्स समझ में आया आपको क्या कह रहा हूं? तो ये ड्राइविंग फोर्स जनरली सिंगल पुली हो, ये ब्लॉक्स बंधे हो, मैं जहां जहां मैं दिखा रहा हूं उन जगहों के अलावा कहीं भी नहीं लगाना ड्राइविंग फोर्स। ये समझ में आ गया आपको? ड्राइविंग फोर्स से कितना आ गया एक्सीलरेशन? g/3। पक्का? एक्सीलरेशन आ गया तो यहां के ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल ड्रिवन, मास ऑफ ड्रिवन एक हुआ ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ ड्रिवन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ ड्रिवन। पक्का? अभी रुक जा, जहां मैं कह रहा हूं वहीं लगाएंगे ड्राइविंग फोर्स का कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे समझो खुद से क्यों किया जा रहा है। अब अगला सवाल, जैसे मान लो ये सवाल आया, यहां पर है m, यहां पर एक ब्लॉक है 2m, यहां पर एक ब्लॉक है 3m। लेट्स से 3m का ब्लॉक है, ठीक है। अब नॉर्मल करते तो ए एक्सेलरेशन इसका मानते, इसका ए इधर मानते, इसका उधर मानते, इधर T1 टेंशन मानते, उधर T2 टेंशन मानते, T1 T2 टेंशन मानते। जहां मैं लगाऊं उनके अलावा कहीं लगाना ही नहीं है तुम्हें, तो तुम पे भरोसा नहीं कर सकते कहीं और रैंडम जगह कुछ और चिपका आया हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूं उतना ही, ये जितने सवाल मैं कराऊंगा उसी टाइप के सवाल आए तभी लगाना, सारे करा दे रहा हूं जितने हो सकते हैं, ये आपके पास है। अब हमने देखा यार ये इसमें क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा इसलिए चल रहा है पूरा सिस्टम। फील आया आपको कि इसका वेट ज्यादा है? तो यहां कौन सा फोर्स है जो चलाना चाहता है इस तरफ पूरे सिस्टम को? 3mg। ये तो इसका वेट तो बैलेंस हो गया नॉर्मल से, तो ये तो चलाने नहीं चाह रहा, ये तो स्लेब से जब बैठा हुआ लदा हुआ है, अरे नीचे तो गिर नहीं रहा है। इधर कौन चलाना चाह रहा है? ये कह रहा है mg कह रहा है इधर चला दो, 3mg कह रहा है इधर चला दो। कौन जीतेगा? कितने से? व्हाट इज द टोटल मास टू बी ड्रिवन? सब चलेगा 6m। आंसर आ गया एक्सेलरेशन बराबर 2mg बाई 6m। आंसर आ गया एक्सेलरेशन बराबर 2mg बाई 6m। क्लियर है क्या मेरी बात? एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया? 2mg बाई 6m इज द आंसर। मेकिंग सेंस? अबे क्लियर है? गुड। अगला, ये m मास का ब्लॉक है, ये रस्सी है, ये ऐसे ब्लॉक है, ये यहां पर 3m है, सब कुछ फिक्स्ड है, दो ब्लॉक्स हैं बस ऐसे रखे हुए, ये दो ब्लॉक ऐसे रखे हुए, ठीक है। अब 3m अगर छोड़ दे, अकेला चलाना चाहता है क्या सिस्टम को? 3m तो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करना चाहता, पर क्या ये m नीचे गिराना चाहता है? कौन सा फोर्स इधर की तरफ खींचना चाहेगा? mg तो नहीं है, क्योंकि mg तो नीचे है। mg अगर यहां पर ये चलेगा तो किधर चलेगा? इधर ही चलेगा। अब देखते हैं कौन सा फोर्स चलाना चाहता है। तो हमने कहा इसके ऊपर बाहरी फोर्स जो लग रहा है वो है mg। अरे चेक करिए,
और एक इधर की तरफ नॉर्मल। देखिए पक्का दिख रहा है कि आपको mg और नॉर्मल दिख रहा है, ये एंगल थीटा है। क्लियर है? अब देखिए आपने कहा ये इधर की तरफ चलाने की कोई कोशिश करेगा तो इधर की तरफ चलने की कोशिश करेगा ये, तो नॉर्मल तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। mg का कौन सा कंपोनेंट इधर चलाना चाहता है? mg sin थीटा। और रोकने वाला कोई है क्या? कोई पीछे उधर की कोई ऐसे भी चलाना चाहता है क्या? या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, ऐसे सोचना है कि ऐसे चलाने वाला कौन है और ऐसे चलाने वाला रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो द mg sin theta is the only driving force. What is the driven mass? 4m is the answer. mg sin theta divided by 4m. अरे क्लियर है? mg sin theta divided by 4m. पक्का? वेरी गुड। क्लियर है सभी को? अगला ये कहीं आ जाए, जेई में भी आएगा तब भी गलती करने वाली है जनता। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m1 का, ये रस्सी गई, ये ऐसे पहुंची, यहां पर एक ब्लॉक और है, ये m2 का, ये रस्सी गई, ये इधर की तरफ है, ये m3 का। ठीक है? पहले आपको ड्रिवन वाले कॉन्सेप्ट में ये देखना है कि सब इकट्ठे चलेंगे कि नहीं। सब इकट्ठे चलेंगे, इसमें भी चलेंगे तो पक्का। अब मुझे बताइए, या तो मोशन इसका ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। अरे दिख रहा है मेरी बात? नॉर्मल तरीके से बहुत लंबा सवाल हो जाएगा अगर आप एफबीडी बना के करेंगे। या तो ये सिस्टम, ये तो क्लियर है कि चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे, अगर चलेंगे तो बंधे हुए तो इकट्ठे चलेंगे। या तो यूं चल सकते हैं, या तो सब इधर भाग सकते हैं, या सब इधर भाग सकते हैं। दिख रहा है कि आपको? अब देखते हैं इधर इस तरफ खींचने वाले कौन कौन है। इधर m1g दिखा आप लोगों को? m1g sin थीटा 1 भी चाहता है ऐसे मोशन करे, और m2g sin थीटा 2 भी चाहता है इधर मोशन करे, और रोकने वाला कोई है क्या? नहीं। तो आंसर आ गया m1g sin थीटा 1 प्लस m2g sin थीटा 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। आंसर m1g sin थीटा 1 प्लस m2g sin थीटा 2 प्लस जो भी आए, अगर और कोई होता तो और। दिखा आपको ये क्या किया मैंने? ड्राइविंग फोर्स समझ में आया कब लगाना है? जब आपको लगे पूरा सिस्टम या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा, एक तरफ चल रहा हो सेम एक्सेलरेशन से, तो बस देख लो कि नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है। अरे क्लियर है मेरी बात? पक्का? गुड। नेक्स्ट ड्राइविंग, छोटे कॉन्सेप्ट है पर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। न्यूटन्स एक्सटेंडेड सेकेंड लॉ, न्यूटन्स एक्सटेंडेड सेकेंड लॉ, एक्सटेंडेड सेकेंड लॉ, एक्सटेंडेड सेकेंड लॉ, न्यूटन्स एक्सटेंडेड सेकेंड लॉ। ठीक है? हम ये मान के चले न्यूटन्स लॉ सही है, यानी ग्राउंड से ही कर रहे हैं या जहां से भी कर रहे हैं सूडो फोर्स लगा के कर रहे हैं, मतलब न्यूटन्स लॉ तो सही है। न्यूटन्स एक्सटेंडेड, और हमें जनरली एडवाइस किया जाता है कि एक बार में ऑब्जर्व करो एक पार्टिकल को। हमें कहा जाता है पार्टिकल को ऑब्जर्व करो। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, तो हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक पार्टिकल को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, और उसके लिए इक्वेशन क्या लगाते हैं? F बराबर ma। अरे समझ में आ रहा है? कभी कभी हमें कहा जाता है पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, F बराबर ma। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक दो पार्टिकल जो साथ में चल रहे होते हैं उनको ग्रुप को एक पार्टिकल मान लेते हैं कि साथ ही चल रहे हैं। दो पार्टी, जैसे मैं और चश्मा साथ चल रहे हैं, जैसे उस दिन मैंने सवाल कराया था कि दोनों इकट्ठे F4 जब लगाया था कि दोनों साथ ही चल रहे हैं तो एक ही मान लो। तो हम कभी कभी ग्रुप ऑफ पार्टिकल को एक साथ मान लेते हैं, पार्टिकल को
एक साथ मानते हैं, एक साथ मानते हैं, अरे चेक करिए, एक साथ मानते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल को एक साथ मानते हैं। कब कहा गया सर ने, कब कहा? जब उनके एक्सिलरेशन सेम हो, उनके एक्सिलरेशन सेम हो, यह कहा जाता है। तो हम क्या लगाते हैं? F बराबर टोटल मास इंटू ए, अरे दोनों को इकट्ठे मान लेते हैं, F बराबर टोटल मास इंटू ए। ये दूसरा एडवाइस दी जाती है कि दोनों साथ चल रहे तो एक ही मान लो, पक्का। और फिजिक्स कहती है कि सिस्टम किसे कहते हैं? फिजिक्स कहती है सिस्टम इज एनीथिंग यू वांट टू ऑब्जर्व इज कॉल्ड सिस्टम। तुम जिसको देखना चाहो वो सिस्टम है, कोई रूल नहीं होता कि इसको देखो उसको देखो, ये तो सहायता करने के लिए बनाए गए। अगर आपने एक साथ दो पार्टिकल को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों के एक्सीलरेशन भी अलग अलग है, क्या मैं देख सकता हूं सर? आंसर है बिल्कुल देख सकते हो, देखने से तो नहीं मना कर देगा तुम्हें, क्योंकि सिस्टम का मतलब मैं जिस चीज को देखना चाहूं उसको देख लूंगा, उसको रोक लेगा क्या मुझे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर चाहे जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा पार्टिकल को एक साथ एक ही बार में देखें और उनके एक्सीलरेशन अलग अलग हो तब भी देखें। यानी कि वी कैन सी नंबर 3 फॉर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अगर ये हमारे लिए सिस्टम है तो फिर न्यूटन्स लॉ क्या होगा सर? सबके एक्सीलरेशन तो अलग अलग है, एमए में कौन सा एक्सीलरेशन लिखेंगे? मैंने कहा बराबर एमए लिखेंगे ही नहीं, यहां लिखेंगे एफ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा एमआई ए आई, एफ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा एमआई ए आई, एफ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा एमआई ए आई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एफ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा एमआई ए आई हम लिख सकते हैं, यानी एफ एक्सटर्नल बराबर एमए की जगह क्या लिखेंगे? M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। इजिली प्रूव किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हम ये लिखेंगे, इसे कहते हैं न्यूटन्स एक्सटेंडेड सेकेंड लॉ। क्या मेरी बात? ये तो हम करते हैं पार्टिकल पे बराबर एमए, दो पार्टिकल जिनके एक्सीलरेशन सेम हो गए उनके लिए बराबर एमए, पर अगर एक्सीलरेशन अलग अलग भी हो गए तब भी आप क्या लगा सकते हैं? एफ एक्सएल इक्वल टू सिग्मा एमआई ए आई। जैसे मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, एक सवाल करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है 2 kg का और इससे एक स्प्रिंग बंधी हुई है, और ये ब्लॉक है 3 kg का और इसके ऊपर हम यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इफ 3 kg इज गोइंग टूवर्ड्स, क्योंकि स्प्रिंग लगी है तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना जरूरी नहीं है, रस्सी होती तो जितना ये चलता उतना ये चलता, बराबर होती, लेकिन स्प्रिंग लगी है तो अलग अलग भी चल सकता है, गैप बदल सकता है। इफ 3 kg इज गोइंग विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट, क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, ऑफ 2 kg, ठीक है। अब हम जितना हमें आता है उसके हिसाब से हम कैसे करते, हम यहां पर सवाल को कैसे करते, हम सवाल को जब सॉल्व करते नॉर्मल आदमी की तरह, तो हम कहते कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ दिया हुआ है 3, इसका एक्सेलरेशन मानते A, अब उस वाले का FBD बनाते, मान लेते हैं स्प्रिंग खिंची हुई है, अरे स्प्रिंग ये तो खिंची होगी या दबी होगी, मान लेते क्योंकि स्प्रिंग खिंची है तो पुलिंग फोर्स लगाएगी और दबी है तो पुशिंग फोर्स लगाएगी। हमें पता नहीं खिंची है कि दबी है, अरे पता थोड़ी है कि इस फोटो को देखे कि स्प्रिंग खिंची हुई है कि दबी हुई है, तो हमने कहा मान लेते हैं खिंची हुई है, खिंची हुई है तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा? हमेशा पुलिंग। तो अब बताइए 3 kg पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो 20 आगे और स्प्रिंग फोर्स kx, तो आप लिखते 20 माइनस kx, अरे बताइए, इज इक्वल टू 3 इंटू 3,
20 माइनस के एक्स बराबर, फिर इसमें कंफ्यूज है, स्प्रिंग फोर्स दिखाना पड़ता, गड़बड़ भी कर सकते थे यहां पे, फिर भी लिखा। अब इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? इससे भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, और कोई तो नहीं कर लग रहा है, पुलिंग ही होगा क्या? वो भी स्प्रिंग का फोर्स एक जगह पुलिंग है तो हर जगह पुलिंग होगा, तो यहां भी पुलिंग होगा इधर की तरफ। क्या होगा इसकी इक्वेशन? kx बराबर 2a। तो वहां से kx निकालेंगे, यहां डालेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। छोटा सा सवाल था, पर बड़े सवाल ही बन सकते हैं। अब मेरे को, मैं यूज करूंगा, मैं कहूंगा दोनों है सिस्टम। मैंने कहा ये है मेरा सिस्टम, बताइए बाहरी फोर्स कौन सा है? 20। बस बाहरी फोर्स है 20 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ए, m1a1 प्लस m2a2। 20 बराबर 3 इंटू 3, ताकि हम स्प्रिंग के चक्कर में पड़े ही नहीं। जब कभी इंटरनल फोर्स कंफ्यूज कर रहे हो कि कैसे लगेंगे, किधर लगेंगे, तो हम पूरे सिस्टम को इकट्ठे मान के सवाल सॉल्व कर दे, इंटरनल फोर्स का जिक्र ही नहीं आएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल बराबर सिग्मा MIEI। क्या आंसर आ जाएगा इससे? 11/2, यानी एक्सेलरेशन इज 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? अब जैसे ये सवाल आया, सवाल देखिए, सवाल ये आया कि ये छत से एक रस्सी बंधी हुई है, छत से एक रस्सी बंधी, पहले देख लीजिए, उतारने के चक्कर में मत रहिए। यहां पर एक मंकी यहां पर टंगा हुआ है, ये 50 किलो का मंकी है, और ये ऊपर चढ़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से। यहां पर एक दूसरा मंकी है, ये भी चढ़ रहा है, ये 40 किलो का मंकी है, ये ऊपर नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये एक और मंकी है, अरे चेक करिए, ये है 60 किलो का, और ये भी ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, और साथ में यहां पर एक ब्लॉक टंगा हुआ है, और यह है 20 किलो का ब्लॉक है। अरे समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक भी टंग गया 20 किलो का। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? 20 kg का एक ब्लॉक भी यहां पे टंगा हुआ है, पक्का दिख रहा है क्या आपको? अब वो बोल रहा है कि बताओ यहां पर टेंशन कितनी है, यानी क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बाय सीलिंग ऑन द रोप, व्हाट इज द फोर्स बाय सीलिंग ऑन द रोप। तो अगर हम नॉर्मल सवाल सॉल्व करते तो हम पहले यहां का टेंशन T1 होता, यहां का T2, क्योंकि कोई बाहरी आदमी आ गया है रस्सी के अलॉन्ग, यहां का टेंशन T3 होता, यहां का टेंशन T4 होता, हमें T4 निकालना होता, तो हम इसका पहले FBD बना के T1 निकालते, फिर इसका FBD बना के T1 के बाद T2 निकालते, फिर इसका FBD बनाकर इसका FBD बना के T3 निकालते, फिर T4 निकालते, फिर हमारा आंसर आता। अरे बहुत मेहनत पड़ती है हमें। अब हमने कहा कि दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम, इसको मैंने पूरे को बोल दिया सिस्टम है मेरा। अब मुझे बताइए बाहर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? बाहर से वेट लग रहा, वेट अर्थ लगाती है ना, अर्थ बाहर है कि अंदर घुस गई है? इस सिस्टम इसको मान लिया मैंने। कौन सा आदमी बाहर है? बाहर से कौन है? वेट। और कौन बाहर है? छत। अबे देखो ना, इसके बाहर कौन है? छत। और कोई है बाहरी आदमी? तो दो ही जगह, ये किससे छू रहा है? सिर्फ छत से छू रहा है, और एक mg लग रहा है। तो चेक करिए, छत का फोर्स ये में निकालना है। लेट से उस फोर्स का नाम है आंसर, लेट से उस फोर्स का नाम है आंसर। तो आंसर उसको पुल कर रहा है, और नीचे कौन पुल कर रहा है? वेट। वेट देखिए कितना है, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 60 150, 150 और 20 170, यानी 1700 न्यूटन नीचे, और ऊपर कितना? आंसर। तो हमने कहा आंसर माइनस 700, 1700 नेट फोर्स, आंसर माइनस 1700 बराबर m1a1 50 इंटू 4, अरे चेक करिए 50 इंटू 4 प्लस माइनस 40 इंटू 3, अरे ए नीचे है, प्लस 60 इंटू 5, बस 20 इंटू 0, अरे 20 इंटू 0। तो आंसर क्या आ गया सीधे हमारा? 50 इंटू 4 हो गया 200, 200 और ये हो गया 300 500, अरे बताइए, और वो हो गया 120, तो
500 उधर गया, 17 और 5 2200, 2320। तो चेक करो 2320 कितना आंसर आया? आंसर की वैल्यू निकालिए कितनी आई? फिर बताओ, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो क्या? 50 इंटू 4 200, 60 इंटू 5 300, 500, नहीं गलत बोल दिया था मैंने। कितना, ये कितना आया हमारे पास आंसर? 2200 तो ये हो गया, उसमें से 120 हट गया, तो कितना आया हमारे पास? 2080, 2080। जल्दी आंसर निकालो। 2080। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ F बराबर सिग्मा MI/AI। कभी कभी कर लेंगे, कभी कभी नहीं, यहां ऐसे सवालों में दिख जाएगा। अगला अगला ट्रू एंड एपरेंट वेट। एपरेंट वेट नाम सारे पता होने चाहिए। ट्रू एंड एपरेंट वेट। ट्रू एंड एपरेंट वेट, ठीक है। The force by gravity on any particle, force by gravity on any particle is called true weight or weight. True weight or weight, clear है? But we don't feel it. हमारा दिमाग इस चीज को फील नहीं करता। हमारा दिमाग इस चीज को फील नहीं करता। हमें अर्थ के फोर्स का फील नहीं आ रहा होता है कि अर्थ हम पर फोर्स लगा रही है। क्लियर है मेरी बात? क्या लिखा हमने? बट वी डोंट फील इट। इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ सरफेस, then the normal force on us is felt by us. नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होता है वो हमें फील आता है। ओके, इट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। हमें लगता है, इट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। हम उसे एपरेंट वेट कहते हैं। एंड लिखिए अगली लाइन में, इफ वी आर हैंगिंग फ्रॉम समवेयर, अगर हम लटक गए पकड़ के किसी चीज को, जैसे स्प्रिंग बैलेंस, इफ वी आर हैंगिंग फ्रॉम समवेयर, नॉट दैट हैंगिंग, गलत हैंगिंग, इफ वी आर हैंगिंग फ्रॉम समवेयर, देन टेंशन फोर्स, टेंशन is felt by us and we call it apparent weight. We call it apparent weight. हमें फील आता है उसका, ठीक है, हम उसे apparent weight कहते हैं। ठीक है, लिखिए, in practicality, weighing machine reads normal, पढ़ती तो नॉर्मल है, रीड्स तो उसको फील तो वो नॉर्मल ही आ रहा है, उसके बाद नॉर्मल फोर्स लगता है, बट शोज N/G। वेइंग मशीन में आपको कभी 500 न्यूटन लिखा हुआ थोड़ी आता है,
क्या लिखा आता है 50 kg, तो n जो वो पढ़ेगी n/g शो कर देगी। अरे सर में आता है, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या हमेशा मास में आती है ना, n/g। सिमिलरली स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, T/g। पढ़ता तो T है पर दिखाता क्या, T/g दिखाता है 1 किलो चीनी हो गई स्प्रिंग बैलेंस में टांगे, तो ये थोड़ी दिखाता 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। क्लियर है क्या मेरी बात, समझ में आया अंतर? गुड। ध्यान से सवाल करते हैं, ये एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर में आप यहां खड़े हुए हैं, ये एलिवेटर रुका हुआ है। ये दूसरे केस में आप यहां खड़े हुए हैं आप, और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है ए से। ये तीसरे केस में आप यहां खड़े हुए हैं और ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है ए से। तीनों केस में आपका मास m ही है, m है, आप ही को देखा जा रहा है, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है आप। मैं अगर जमीन से ही सवाल को सॉल्व करूंगा, ये आप मतलब कोई ऑब्जर्व कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये m मास का आदमी खड़ा है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रू वेट कितना है, इसका mg, इसका भी mg, इसका भी mg। एपरेंट वेट मतलब नॉर्मल निकालना पड़ेगा, पक्का? तो आप तो जमीन से ही सॉल्व करें, सवाल को जमीन से ही सॉल्व करें। बताइए इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, जो करते आए हैं। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन यू आर ऑब्जर्विंग, 0, तो आपने लिखा n माइनस mg बराबर 0। अरे लिखा क्या, तो n की वैल्यू आपने क्या पढ़ी, mg, यानी रुके हुए एलिवेटर में ट्रू वेट आएगा। रुके हुए एलिवेटर में यानी जमीन पर जब हम खड़े होते हैं, रुकी हुई जमीन पर जब हम खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, तो जो वेइंग मशीन रीडिंग दिखाती है वो ट्रू वेट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस केस में, अब इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस लड़के पे, जब अब वहीं आप ही देख रहे हैं, नॉर्मल और mg। इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे n माइनस mg बराबर ma। तो इसको n कितना फील होगा, m ऑफ g प्लस a। तो क्या इसको लगेगा कि इसका वेट बढ़ गया है, एपरेंट वेट इसको ज्यादा लगेगा, एपरेंट वेट इसको ज्यादा लगेगा। यानी सेम वेइंग मशीन में रीडिंग अगर जमीन पर 50 kg आ रही थी, तो इस एलिवेटर में हो सकता है 55 kg आ जाए। अरे दिख रहा है कि आपको, ये नॉर्मल बढ़ गया। इस केस में क्या क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल और mg किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपने लिखा mg माइनस नॉर्मल बराबर ma। तो इससे आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस है, g माइनस है। तो इसको फील क्या आएगा, एपरेंट वेट थोड़ा सा कम है, पक्का? यही लोग इसी चीज को इफेक्टिव ग्रेविटी या एपरेंट ग्रेविटी क्या देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का? पर आपको कोई नाम जरूरत नहीं है एपरेंट ग्रेविटी पे एपरेंट ग्रेविटी की, आप तो सवाल को जैसे करते हैं वैसे करिए, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, गलतियां होने लगेंगी सारी अगर आपने एपरेंट ग्रेविटी। क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि g या g माइनस ए मानने वाला वो स्यूडो फोर्स है कि नहीं है, वो देखना है, जो मैंने सिखाया। उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई एपरेंट ग्रेविटी पे एपरेंट ग्रेविटी नहीं। क्लियर है क्या मेरी बात? नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस है। अगर a की वैल्यू इस केस में g के बराबर हो जाती है, यानी फ्री फॉल कर रहा होता, वेटलेसनेस फील होता, क्या उसका वेट 0 हो जाता, ट्रू वेट तो उसका अभी भी mg रहता। अगर मैं फ्री फॉल कर रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। अरे समझ में आ रहा है? और ह्यूमन बॉडी जो हमारा दिमाग है वो अनइजीनेस तब फील करता है, हमें अगर वेट अचानक से, वेट जैसे नॉर्मल है अचानक से वेट बढ़ा हुआ फील होता है, तो हमारा शरीर अनइजीनेस फील करता है, हम वेलोसिटीज डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम अचानक से, हमारा वेट सडनली मैं जमीन पे था तो अचानक से लिफ्ट में चढ़ा दिया और मेरा वेट बढ़ रहा फील हो गया, तो मेरे को कुछ अजीब सा लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए एरोप्लेन में जब वो चलना स्टार्ट करता है और जब उतरने वाला होता है तब हमें अनइजीनेस फील करती है। अदरवाइज हवा में वो चल रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारा जीवन आसान चल रहा है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी कैन नेवर फील वेलोसिटी। हमें जब भी कोई एक्सेलरेट कराता है तो वेट हमारा बदलता है, हमें फील होता है अपरेंट वेट, और हमें अनइजीनेस फील होती है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अनइजीनेस हमें तभी फील होती है, इसलिए झूले में जब हम झूल रहे होते हैं, जब नीचे उतर रहे होते हैं तो वहां पे नॉर्मल थोड़ा कम हो जाता है हमारे लिए, तो हमको गुदगुदी सी पेट में होने लगती है वहां पे झूले में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एपरेंट वेट के बदलाव का ही फीलिंग हमें आता है, हमें कभी भी वेलोसिटी का फीलिंग नहीं आता। वेलोसिटी हम कभी फील नहीं करते। वेलोसिटी चाहे जितनी तेज हो, अगर हम मेरे को एक गाड़ी में बैठा दिया जाए जिसकी वेलोसिटी 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो, तो जब स्टार्ट से 50,000 हुई होगी तब मेरे को अजीब लगा होगा। एक बार 50,000 हो गई, अगर कांस्टेंट है तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। द सेम थिंग हैपेंस इन द एरोप्लेन। एरोप्लेन आपका 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, पर आपको बिल्कुल हवा भी नहीं लग रही क्या चल रहा है, आपको सब रुका रुका लग रहा है, नॉर्मल लाइफ लग रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एक इंटरेस्टिंग बात, यहां पर आप अगर मान लो ऐसा, ये इस वाला केस, मान लो आपको ऐसे मैंने यहां पर बांध दिया उल्टा फेविकोल लगा के, और इस पूरे चीज को नीचे 2G से गिराने लगा। 2G से थॉट एक्सपेरिमेंट है, इस पूरे एलिवेटर को नीचे 2G से गिराने लगा, मोटर वोटर लगा के, ग्रेविटी से भी तेज धक्का मार के 2G से गिराने लगा। बताइए क्या होगा? बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? mg नीचे, नॉर्मल नीचे, तो क्या आएगा? n प्लस mg बराबर ma, m इंटू 2G, तो नॉर्मल कितना आया? mg। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बहुत मस्त जेब में हाथ डाले खड़े रहोगे, क्या चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको क्या कह रहा हूं? यू विल फील एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज आपको लगेगा मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 2G से इधर चला दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल आपको अभी भी कितना फील आ रहा है? mg के बराबर। क्लियर है मेरी बात? गुड। उतार लिया? अगला क्लियर है? अब मैं रैंडम सवाल दे रहा हूं, रैंडम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग बातों के ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। ध्यान से। एक बच्चा वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक किताब है, उसके हाथ में एक किताब है, ठीक है? बच्चे का मास है 50 kg, किताब का मास है 20 kg, 20 kg, ठीक है? ये हाथ में लेके खड़ा हुआ है, ये किताब को ऊपर उठा रहा है, ऐसे खड़ा खड़ा वेइंग मशीन में ऐसे ऊपर उठा रहा है। पक्का? वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आएगी? 70 से कम, 70 या 70 से ज्यादा, ऐसे ऐसे एक्सेलरेट करा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। रुकी हुई थी, अचानक से ऊपर उठाने लगा तो एक्सेलरेट करा रहा है, ऊपर एक्सेलरेट करा रहा है। 70 दिख रहा है क्या आपको? पक्का? कैसे पता चला 70 से ज्यादा आएगी? बताइए बताइए। हाँ सही है, सही बोला आपने, आंसर बिल्कुल सही है, 70 से ज्यादा। फील जो आपको आया बिल्कुल सही है, पर आपने जो फील आया वो उसको वर्ड्स में मुझे बता दीजिए एक बार कि क्या फील आया आपको, क्या है बताइए। तो नॉर्मल नॉर्मल हो गया। चलिए मान लिया ये इसको ले जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहा है। वेइंग मशीन की रीडिंग बताइए, वेइंग मशीन की रीडिंग बताइए, वेइंग मशीन की रीडिंग। बीस किलो की है, आया? क्या होगा? देखो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, मैंने कहा यहां से क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन। मैंने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बताइए बाहर से?
एक लग रहा है वेट और एक लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर, वेट किधर? नीचे। कितना वेट लग रहा है नीचे? 700 न्यूटन। अरे बाहरी फोर्स कौन कौन से है इसके ऊपर? टोटल वेट नीचे, m1g m2g नीचे, नॉर्मल ऊपर। तो हमने क्या लिखा? और ये इसकी कुछ कोई पार्ट ऊपर चल रहा है यहां पर। अरे चल रहा है क्या? तो हमने कहा n माइनस, प्लीज ध्यान से देखिएगा, n माइनस 700 बराबर m1a1 50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 1। अरे चेक करिए, क्या दिख रहा है कि आपको? n माइनस 700 बराबर 50 इंटू 0 प्लस 20 m1a1 प्लस m2a2। कितना आया f की n की वैल्यू? 720। तो रीडिंग क्या दिखाएगा वो? 72। तो रीडिंग आ गई 72, रीडिंग आ गई 72 kg, 72 kg। क्लियर है क्या मेरी बात? अगला, अगला सवाल। ये वेज है जो एक वेइंग मशीन पे रखा हुआ है। ये वेइंग मशीन पे रखा हुआ है, वेइंग मशीन पे। ये मास m है, यहां पर एक स्मॉल m मास का पार्टिकल रखा हुआ है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। यहां कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, यहां कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? वेइंग मशीन की रीडिंग m प्लस एम से ज्यादा आएगी कि m प्लस एम से कम आएगी? m प्लस एम से ज्यादा आएगी कि m प्लस एम से कम आएगी कि m प्लस एम के बराबर आएगी? कम आएगी। क्यों बेटा? वेइंग मशीन की रीडिंग, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इस छोटे वाले m का, इसमें फिर दोनों को सिस्टम मान लिया। क्या ये वाला इधर चलने लगेगा? क्या इधर वाला ये चलने लगेगा? अगर दोनों को सिस्टम मान लिया तो क्या ये वेज नीचे चल रहा है? क्या वेज? वेज तो नीचे नहीं चल रहा है, वेज तो नीचे नहीं चलेगा। तो दिख रहा है क्या आपको? क्या ये ब्लॉक नीचे चल रहेगा? अरे इधर आएगा मतलब नीचे आएगा। बाहरी फोर्स कौन कौन से इसके ऊपर? एक m प्लस एम जी और एक नॉर्मल। अल्टीमेटली m1a1 प्लस m2a2 लिखूंगा तो अल्टीमेटली वो किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ? m1a1 प्लस m2a2 की वैल्यू जो राइट साइड में लिखी जाएगी वो नीचे आएगी कि ऊपर? नीचे आएगी ना। क्यों? क्योंकि वेज का नीचे कुछ है नहीं, इसका नीचे की तरफ है। अरे दिख रहा है क्या? इसका मतलब है इसके ऊपर नीचे का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, यानी m प्लस एम जी नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आंसर कैसे? अच्छा सवाल है ये। अगर इसको इसके ऊपर फ्री छोड़ दिया गया, यहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ये चल नहीं सकता है, वेज रुका हुआ है। इसको फ्री छोड़ दिया गया तो इधर की तरफ, नीचे की तरफ आएगा। कौन सा फोर्स इधर खींचेगा इसको? mg sin थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इधर की तरफ? g sin थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin थीटा इधर की तरफ। अरे बताइए, अब इस पूरे सिस्टम पे वर्टिकल दिशा में देखते हैं। वर्टिकल दिशा में, वर्टिकल दिशा में बताइएगा, बढ़िया सवाल है ये। वर्टिकल दिशा में क्या क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? वर्टिकल, दोनों को इकट्ठे, वर्टिकल दिशा में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो m प्लस एम जी नीचे और नॉर्मल ऊपर, और चीजें चल नीचे रही है कि ऊपर रही है? नीचे चल रही, जो भी चल रहा है नीचे चल रहा है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे आना चाहिए, इसका m प्लस एम जी बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? m प्लस एम जी, अरे चेक करिए, माइनस नॉर्मल बराबर m1a1 वर्टिकल दिशा में, कैपिटल M इंटू 0। कैपिटल M का वर्टिकल दिशा में कितना एक्सेलरेशन है, और स्मॉल m का वर्टिकल दिशा में कितना एक्सेलरेशन है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अरे होगा क्या? इसका असली एक्सेलरेशन आपको क्या दिखाई दिया? g sin थीटा। तो वर्टिकल दिशा में क्या कंपोनेंट आएगा? g sin थीटा का भी sin थीटा। अरे देखिए ना, g sin थीटा तो इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में भी, ये हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है और वर्टिकल में भी चल रहा है। दिख रहा है क्या आपको? अरे बताइए, तो इसका मतलब इसका इस दिशा में कंपोनेंट कितना आने वाला है इसके एक्सेलरेशन का? g sin थीटा का भी sin थीटा। तो ये आएगा प्लस स्मॉल m g sin स्क्वायर थीटा।
तो इससे n की वैल्यू हमारे पास आ गई m प्लस एम जी माइनस एम जी साइन स्क्वायर थीटा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल. F बराबर सिग्मा एम आई ए आई का यूज कर रहा हूं मैं बार बार. किसी भी दिशा में कर सकते हैं. मेकिंग सेंस? अगला सवाल. अगला सवाल. ये एक ब्लॉक है 500 केजी का, यहां पे रखा हुआ है. ठीक है. इस पर एक बंदर लटका हुआ है 100 केजी का. 100 केजी का बंदर लटका हुआ है, ऐसे पकड़ के लटका हुआ है. तो ऑब्वियसली ब्लॉक ऊपर तो उठेगा नहीं. अब क्या करेगा ये बंदर? अगर इसको नीचे ऐसे खींचना स्टार्ट करे हवा में लटके लटके, तो बंदर अगर हवा में लटके लटके इसको नीचे ऐसे खींचना स्टार्ट करेगा तो बंदर ऊपर चढ़ने लगेगा. तो जब तक जमीन होती तो ऐसे करके झुकते रहता मैं, लेकिन अगर मैं लटका हुआ हूं तो लटके लटके अगर मैं खींचना चाहता तो मुझे ऊपर उछल के पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा. पक्का? क्वेश्चन है विद व्हाट एक्सिलरेशन monkey should climb? With what acceleration monkey should climb so that it can lift 500 kg block? 500 किलो का ब्लॉक उठा दे. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इन सवालों में. आप कहना है कि माना आंसर हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया ए. अब भरोसा करना है न्यूटन्स लॉ पर. इसका एक्सेलरेशन ए हो गया ए, क्योंकि ये फीलिंग करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा. मान लिया मंकी ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन चल रहा है. पक्का? आप क्या चाहते हैं? ये मंकी अगर ए से ऊपर चल रहा है तो मंकी पे क्या क्या फोर्स है बताइए? mg और टेंशन. यहां का टेंशन अगर टी है तो क्या यहां से यहां तक हटेगा टेंशन टी होगा? पक्का? मंकी के नीचे रस्सी तो खुली पड़ी है, उसके नीचे तो कुछ वेट ही नहीं है, तो नीचे कोई टेंशन नहीं है. मंकी के ऊपर क्या क्या फोर्स है? सिर्फ टेंशन ऊपर और वेट नीचे. तो क्या इक्वेशन लिखी मंकी के लिए? T माइनस 1000 बताइए बराबर 100A. इक्वेशन नंबर 1. अरे सही है. अब आप क्या चाहते हैं? ब्लॉक उठ जाए ऊपर. ब्लॉक ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए आपको? टेंशन की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए? 500 जी से. जस्ट 500 जी भी हो जाएगी तब भी हो जाएगा. कांटेक्ट छोड़ने का मतलब है नॉर्मल जस्ट जीरो होना. नॉर्मल जस्ट जीरो होगा मतलब क्या हुआ? कांटेक्ट छोड़ने का मतलब नॉर्मल जस्ट जीरो होना, मतलब टेंशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? इसके वेट के बराबर हो जाए. तो टेंशन यहां पर आ गया 5000 न्यूटन. अरे चेक करिए टेंशन कितना आ गया? 5000. क्या बाय these two equation we can find out A? आसान सवाल. By these two equation we can find out the value of A. That comes out 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पक्का? अगला सवाल. अगला सवाल. ये पुली ध्यान से करिएगा हर सवाल. ये 500 केजी का यहां ब्लॉक था, यहां पर 100 केजी का ब्लॉक था. ये 500 केजी का ब्लॉक था, यहां 100 केजी का ब्लॉक था. यहां पर एक मंकी लटका हुआ है. यहां पर एक मंकी लटका हुआ है. इस मंकी का मास है 100 केजी. मंकी का मास है 100 केजी. ठीक है. विद व्हाट एक्सेलरेशन? With what acceleration monkey should climb to lift 500 kg? With what acceleration? इसमें क्या होगा? 100 kg वाला चलेगा क्या? 100 kg वाला नहीं चल सकता. जब तक 500 kg वाला हिलेगा नहीं 100 kg वाला चलेगा कैसे? रस्सी तो सेम ही है.
अबे जस्ट उठाना है तो उसके बाद चलेगा, तो उसको उससे सवाल थोड़ी सॉल्व करना है हमें तो जस्ट उठाना है, जस्ट इसको कांटेक्ट छुड़वाना है। ऐसे कैसी बात कर रहे हो? मानना है कि एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, जस्ट कांटेक्ट छूटना है इसका। यहां पर जस्ट कांटेक्ट छूटने का मतलब क्या हुआ? टेंशन की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 5000 के, तभी तो कांटेक्ट छूटेगा। अरे ऊपर का फोर्स 5000 हो जाएगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा नीचे से, तो ऊपर का फोर्स अगर 5000 के बराबर हो जाएगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 ही रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। अगर इसका 0 है तो सेम ही रस्सी है, ये चल नहीं रहा, ये हिस्सा हिल नहीं रहा, तो ये हिस्सा थोड़ी बदल जाएगा। यहां पे होगा क्या? मंकी रस्सी वही रहेगी, मंकी रस्सी पे चलता जाता है। जब इसे ऊपर से एक रस्सी बांध दी तो रस्सी थोड़ी चलती है, हम लोग चढ़ते हैं तो रस्सी वही रहती है, हम रस्सी में ऊपर चढ़ते रहते हैं। मंकी जब चढ़ता है तो रस्सी के ऊपर, रस्सी को बिना हिलाए रस्सी के ऊपर चढ़ रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का? गुड। तो मंकी का एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए है, इधर की तरफ ए है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां का टेंशन T1 अलग होगा और यहां का टेंशन T2 अलग होगा। अरे सही है, क्यों? अलोंग द चक्कर है, और यहां का टेंशन तो T2 ही रहेगा। जब तक ये ब्लॉक का ऊपर नेट T2 की वैल्यू अगर 5000 के बराबर हो रही है, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 0। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या ये ब्लॉक चल सकता है? क्या ये नहीं चलेगा? तो ये कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है क्या आपको? तो आपने पहली इक्वेशन लिखी T2, जहां से शुरुआत करनी थी, T2 बराबर 5000। अरे सही है, T2 बराबर 5000, तो पक्का T1 बराबर 1000। अरे वो भी नहीं चलेगा, T1 बराबर 1000। अब मंकी के ऊपर क्या क्या फोर्स है? T2 ऊपर, T1 नीचे, 1000 नीचे, और चल किधर रहा है? ऊपर। तो हमने लिखा T2 माइनस T1 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100A। ये निकालिए, मंकी ऊपर नीचे करेगा, जब तक ये उठेगा नहीं तो ये काम चल ही नहीं सकता। कितना आया? 30। और कॉमन सेंस से भी आपको लगा कि 30 आना चाहिए था। पिछले सवाल में कितना आया था? 40। मैंने कहा बाकी तो 100 किलो, तो बाकी वही आ गया और बाहर लटक गया। अरे दिख रहा है क्या? इसमें 100 किलो ने mg और बढ़ा दिया, तो मतलब सिर्फ हमें 400 को उठाना है। अरे 500 यहां था, 100 लटक गया, तो हमें तो इसकी मेहनत करके 400 करना है ओवरऑल। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूं? तो इससे हमारा एक ही आंसर क्या आ गया? 30। अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल है पर ये सारे सवाल वापस से घर पे जाके करने हैं, और जो कंफ्यूजन है वो पूछने हैं, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत छोटे छोटे से हैं पर सोचने का तरीका इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है और यहां पर एक रस्सी है जो इधर से इधर ऐसे आई हुई है। इस आदमी का मास है 2m और इस केज का मास है m। इस 2m मास है इस आदमी का और इस केज का मास है m। ठीक है? द मैन इज होल्डिंग हिमसेल्फ एंड केज। मैन इज होल्डिंग हिमसेल्फ एंड केज। देखिए, जब भी कोई जिंदा आदमी होता है ना, तो रस्सी की लंबाई कांस्टेंट वाला पंगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो खींच खींच के नीचे रस्सी खाली छोड़ सकता है। मरे हुए लटके रहेंगे तो एक नीचे तो एक ऊपर होता है। अरे समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी की ताकत है, वो रस्सी इकट्ठा कर मैं बांध ले रहा हूं, जेब में रख ले रहा हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो नीचे कर सकता है। इस केस में तो बाय द वे इसने सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है, इसने होल्ड करके रखा हुआ है। द मैन इज जस्ट होल्डिंग द केज एंड हिमसेल्फ, एयर में, हवा में लटकाया हुआ है अपने आप को। दिख रहा है क्या? पक्का? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स और एपरेंट वेट ऑफ मैन। कुछ भी पूछ सकता है, या वेइंग मशीन लगा के रीडिंग पूछ सकता है। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एंड एपरेंट वेट ऑफ द मैन। ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, जो आपको दिख रहा है बस वही फंडामेंटल मान के चलिए। रुका हुआ सवाल में बोल रहा है, कौन कौन रुका हुआ? दोनों ही रुके हुए हैं, दोनों के एफबीडी बना के नेट फोर्स बैलेंस करते हैं। आदमी के ऊपर बताइए, गलत मत बताइएगा, क्या क्या फोर्स है? छूने से आते हैं फोर्सेस। आदमी को जहां जहां छू रहा है बताइए। टेंशन,
नॉर्मल बहुत बढ़िया, वेट कितना 2mg, तो आंसर आ गया, इक्वेशन आ गया t प्लस एन बराबर 2mg, राइट। इक्वेशन नंबर 1, जो जिसे छुए बिना छुएगा तभी फोर्स है, बस इतनी सिंपल सी बात बताई थी मैंने आपको, वो अगर आपने पकड़ी हुई है तो कुछ भी दिक्कत नहीं। केज का एफबीडी बताइए। वेट नीचे mg, नॉर्मल नीचे, बहुत बढ़िया। यही रस्सी बस एक ही जगह छू रही है क्या? यहां नहीं छू रही है, छेद से निकली है, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? तो यहां से एक टी ऊपर, और कोई पक्का? इस पे क्या क्या फोर्स हो गया? टी ऊपर, mg नीचे, एन नीचे, तो टी माइनस एन बराबर mg। अरे चेक करिए यार, टी माइनस एन बराबर mg, एन निकालिए, नॉर्मल फोर्स वही पूछा है, घटा दीजिए, घटा दीजिए, घटा देंगे तो टी कट जाएगा, 2n बराबर mg आ जाएगा, n बराबर mg बाई 2 आ जाएगा। कितना आ गया n? नॉर्मल, हाँ नॉर्मल हट कहां गया? नॉर्मल आ तो रहा है mg बाई 2। केज दूसरी वाली टच कर रही है केज को, तो मैन ने केज पे नॉर्मल लगा तो दिया, जो छूता है वो वहां पे फोर्स लगाएगा ना। क्यों लगाएगा, कितना लगाएगा, उसकी साफ साफ समझाया था, छूने के अलावा कोई फोर्स नहीं आता। हील व्हील मत करिए, सब गड़बड़ करने वाले। मैंने आपसे कहा था कि लाइन में आप खड़े हुए हैं तो आप धक्के के लिए किससे लड़ने जाएंगे? पीछे वाले से। उसने क्यों दिया वो मत पूछिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? जो जिसको छुएगा वो उस पर फोर्स लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी सवाल में आपको ये अगर केज वेज में दिक्कत आ रही थी कि आपको केज पर केज का एफबीडी आना चाहिए, आंसर क्या आ गया? ठीक है, आदमी की एफबीडी में कोई दिक्कत थी क्या? अब आपने कहा केज में आदमी भी है सर, मैं बड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है तुम इसको सिस्टम मानो, अब इस पूरे को सिस्टम मान लो। अब बताइए क्या क्या फोर्सेस है इस पूरे सिस्टम पे? अब तो दोनों एक ही हो गए, केज आदमी सब अंदर। बताइए बाहर से कौन कौन छू रहा है? ये है हरा वाला बाउंड्री हो गई, दिख रहा है क्या आपको? क्या क्या फोर्स है नीचे की तरफ? 3mg नीचे, ऊपर 2t। अबे यहां भी छू रहा है ये, अरे ये सब आदमी, ये सब आदमी, ये बाहरी आदमी है, ये भी है, यहां भी देखो और यहां भी देखो। तो क्या लिखते हैं? अगर आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आदमी भी तो अंदर है, तो आदमी को अंदर मान लो फिर, चलो भाई। तो क्या लिखते हैं इसके बाद? 2t बराबर 3mg, तो t बराबर 3mg बाई 2। अरे चेक करिए, t की वैल्यू 3mg बाई 2 इसमें डालिए, ऊपर वाली इक्वेशन तो सही थी। क्या आ गया n की वैल्यू? mg बाई 2। अरे 3mg बाई 2 प्लस n बराबर 2mg, उससे भी आंसर वही आता। पर कोई किसी के ऊपर वेट नहीं लगाता, कोई किसी के ऊपर कुछ लगाता। अगर छू रहे हैं तो ये तो नॉर्मल लगाएगा या टेंशन लगाएगा, सिंपल सी बात है। उस दिन 2 ब्लॉक ऊपर से बनाए थे, मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, सिंपल सी बात है, सिर्फ छूने से नॉर्मल। पक्का? कैलकुलेशन सही करिए राकेश एक बार फिर से, इसी सवाल फिर से डायग्राम बनाइए। हर सवाल दोबारा लगाना है, तो सोच के भाषाएं लिखनी है, नहीं समझ में आए तो, बिकॉज न्यूटन्स लॉ को घुसना दिमाग में बहुत जरूरी है। सबसे पहले रूल्स फॉलो करिए, फंडामेंटल्स फॉलो करिए, अपने फील को अपने पास रखिए, जो छुएगा वो फोर्स लगाएगा। इफ इन द लास्ट क्वेश्चन, डायग्राम फिर से बना लिया, इफ इन द लास्ट क्वेश्चन मैन पुल्स द रोप, such that normal from the cage
become equal to his true weight. Become equal to his true weight. Find out tension in the string. बहुत अच्छे सवालों में से हैं ये सब सवाल, और सोचने का तरीका डेवलप होगा। क्या हो रहा है इस बार? पहले सवाल गया भाड़ में, हो क्या रहा है इस बार? अभी पहले आपने देखा कि इसने होल्ड करके अपने आप को रखा हुआ था ऐसे, जब तो नॉर्मल आ रहा था mg/2, आ रहा था नॉर्मल आ रहा था mg/2। अब वो क्या चाहता है? नॉर्मल कितना आ जाए, वेट के बराबर, मतलब कितना आ जाए, 2 mg आ जाए, मतलब जमीन ज्यादा पुश करे। तो उसने दिमाग लगाया क्या करे, वो कहेगा इसको खींचते हैं, इसको खींचेगा। जब ये कस के खींचेगा तो ये वाली पुली घूम के यहां आई, वो इस केज को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। केज को जब ऊपर उठाएगी तो उसके पैरों पे जमीन से ऐसे फोर्स लगेगा। फील आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं? ऐसे खींचूंगा तो ये केज ऊपर उठने की कोशिश करेगी। चेक करिए, ऊपर उठेगी जब केज, तो क्या मेरे पैरों को ज्यादा दबाएगी? तो नॉर्मल बढ़ सकता है। तो यानी कि ये इसको ऐसे ऐसे करके, केज को ऐसे ऐसे करके रस्सियों को नीचे खींच रहा होगा। अरे दिख रहा है? अगर हल्का सा उसने से पकड़ के रखा होता तो क्या होता? जो हो रहा था वही होता, वही आता है mg/2। तो ये क्या कर रहा होगा? पहले सोचिए क्या कर रहा होगा। ये यूं पकड़ के इसको खींचे पड़ा होगा। दिख रहा है क्या आपको? अगर इसको खींचे नहीं पड़ा होगा तो नीचे से पुश नहीं आ पाएगा। अगर ये ऐसे खींचे पड़ा होगा तो नीचे रस्सी इकट्ठा होती जा रही होगी। तो यानी पूरा सिस्टम ऊपर उठ रहा होगा। दोनों साथ उठ रहे होंगे कि अलग अलग? तभी तो नॉर्मल है पे, साथ ही उठ रहे होंगे। तो इसका मतलब बोथ ऑफ देम विल हैव एक्सिलरेशन एट दैट मूवमेंट। बोथ ऑफ देम विल हैव एक्सिलरेशन एट दैट। उस समय चल रहे होंगे ना, बिना चले कर सकता है क्या? अगर पकड़ा रहता तो क्या होता? जो भी हो रहा था। क्या तरीका है नॉर्मल बढ़ाने के लिए? क्या करे ये आदमी? नॉर्मल बढ़ाने जमीन से धक्का ज्यादा चाहिए मुझे, तो क्या करेगा ये आदमी? ये कहेगा रस्सी खींचूंगा, रस्सी खींचता रहेगा तो नीचे से पुश आता रहेगा। पर रस्सी जब खींच रहा है तो रस्सी नीचे इकट्ठी भी तो हो रही होगी, तो पूरा सिस्टम को ऊपर उठना पड़ेगा। रस्सी ऐसे खींचता जाएगा तो रस्सी नीचे यहां लटकने लगेगी, यहां पर तो ऊपर की ये रस्सी, इसकी दूरी यहां से यहां तक की रस्सी कम पड़ेगी ना, तो ये ऊपर उठना पड़ेगा ना, पुली के करीब जाएगा। दोनों साथ जाएंगे कि अलग? क्यों? ये रस्सी से लगा हुआ तो एक ए से नीचे, एक ए से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्या? वो तब होते हैं जब मरे हुए लोग होते, डेड बॉडी ऐसे पड़े हुए हैं कि भाई तुम नीचे हम ऊपर। अरे सर में आ रहा, यहां तो जान है इनके अंदर, ये कुछ चल सकता है बिना रस्सी को नीचे ऊपर आए। अरे रस्सी को नीचे खाली छोड़ सकता है। तो जो लगाते हैं कि ये नीचे तो ये ऊपर, वो तब है जब वो मरे हुए लाशों की तरह टंगे हुए हैं ब्लॉक्स। तो ये नीचे ये ऊपर। इस केस में क्या होगा? दोनों ऊपर जाने साथ जरूरी है, नहीं तो नॉर्मल कैसे होता? अगर एक अलग चलता एक अलग चलता तो बीच में कांटेक्ट ही छूट जाता। तो स्टेप 1 क्या होगा? बिना दिमाग डरे, बिना डरे, स्टेप 1 क्या होगा? एज्यूम एक्सिलरेशन ए। उसके बाद क्या करते हैं? एफबीडी। बताइए, ए और मान लिया आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स है? आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स है? नए पेन से बना देता हूं नए सवाल को। आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स है? आदमी को देखिए, बस आदमी को देखिएगा। इसका एक्सेलरेशन मान लिया ए और ए, पहले दोनों का एक्सेलरेशन ए ऊपर मानना समझ में आया आपको? पक्का? यहां अगर साथ चलना है उनको, तो जमीन में साथ है तो दोनों बराबर चलेंगे ना। ये तो दिख रहा है। क्या बताइए, आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स है? 2 mg डाउनवर्ड, नॉर्मल ऊपर, टेंशन ऊपर, तो T प्लस नॉर्मल माइनस 2 mg। ये क्या लिखा है यार? क्वेश्चन में कहा है ना कि नॉर्मल 2 mg के बराबर है, तो लिख दो। नहीं तो एक बार n लिखो, बाद में 2 mg डालो, उससे अच्छा यही लिख दो। तो बताओ, T प्लस 2 mg माइनस 2 mg बराबर 2 ma। T प्लस 2 mg माइनस 2 mg बराबर 2 ma। इज इट राइट? बताइए। व्हाट अबाउट केज? सिर्फ केज को देखना चाहता हूं मैं, ताकि आपका मिथ खत्म हो जीवन भर का। केज को कौन कौन छू रहा है? टेंशन और एक नॉर्मल और उसका खुद का वेट। अरे केज को दो लोग छू रहे हैं, यहां छू रहा है, यहां छू रहा है, और वेट तो लगेगा ही। क्या क्या फोर्स है केज के ऊपर? टेंशन ऊपर,
नॉर्मल नीचे और वेट नीचे। नॉर्मल और वेट अलग अलग चीजें हैं, समझ में आ रहा है? वेट मतलब mg, तो क्या क्या फोर्स हो गया? T ऊपर, वेट नीचे, और क्या चीज नीचे? नॉर्मल भी 2mg। अरे ब्रैकेट बना के इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अलग चीज लिख रहा हूं। और किधर जा रहा है ये? ऊपर, बराबर ma। अरे बताइए, तो क्या आ गया ऊपर वाली इक्वेशन से? T इक्वल टू 2ma, और नीचे वाली इक्वेशन से क्या आ गया? T माइनस 3mg। अरे बताइए, T माइनस 3mg बराबर ma, और ऊपर वाली इक्वेशन से T बराबर 2ma। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T? टेंशन पूछा सवाल में, जल्दी बताओ। T/2 6mg। 6mg इज द आंसर। T माइनस 3mg बराबर ma, T बराबर 2ma, तो ma की जगह T/2 डाल दिया मैंने, T/2 डाल दिया। T माइनस T/2 बराबर 3mg, T बराबर कितना आ गया? 6mg। क्या 6mg आ गया? अंतर समझ में आया क्या कह रहा हूं? आदमी और जब जिंदा आदमी हो तो अलग कहानी है। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? दैट्स इट फॉर टुडे। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो IIT-JEE की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, please scan this QR code and contribute whatever you can.